अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 8वां चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स के बारे में सीखा और वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, वो मैंने आपको हाईलाइट करवाए। अब ये जो मैं लेक्चर आऊँ वो साहिवाल बोर्ड या फिर आप पंजाब बोर्ड की बात कर लें, पंजाब के ऑल बोर्ड्स जितने बोर्ड्स हैं उनके हवाले से मैंने वो टॉपिक्स चूज किए हैं कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इसी वाले से जो सेकंड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन को इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, इसके बारे में हम सीखेंगे। हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एक तो इससे सीखना आसान है, इजी टू लर्न है, क्योंकि ये इंसानों की अपनी जुबान जैसी है। जैसे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था ना कि ये इंग्लिश जैसे वर्ड्स हैं, वैसे ही इन लैंग्वेजेस के जो हाई लेवल लैंग्वेजेस इनके वर्ड्स वैसे ही होते हैं। वो एक मतलब टेक्निकल बंदे को समझाने के लिए आसान होते हैं। इजी एरर डिडक्शन, अगर हम कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर लिखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो उसके दौरान में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे मॉडिफाई करना भी हमारे लिए आसान होता है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स है कि पूरी दुनिया के अंदर इस लैंग्वेज का सिंटैक्स सेम ही होगा। ये नहीं है कि आरिफ वाला में या पाकिस्तान के अंदर कोई और है और किसी और दूसरी कंट्री के अंदर कोई और है, ऐसा नहीं होता। ये स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स हो गया। जिस तरह बाकी तमाम क्वांटिटीज आपने पढ़ी, बेस क्वांटिटी, टाइप क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना वो ISO के बारे में, इस तरह यहाँ पे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक जो है वो एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स तैयार कर दिया गया हर लैंग्वेज का। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन खैर वर्क करती हैं, लेकिन मोस्टली इसी को ही फॉलो किया जाता है। इसके जो सिंटैक्स है उसको पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। उसके मुताबिक जो है वो सी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स आपके पास निकल के सामने आ जाता है। सेकेंडली, मशीन इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि आपने अगर एक मशीन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और उसको आपने कंपाइल कर दिया किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी दूसरे डिफरेंट आर्किटेक्चर रखने वाले कंप्यूटर के अंदर, थोड़ी बहुत ही आप मॉडिफिकेशन उसमें जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने इंटेल के प्रोसेसर के अंदर एक प्रोग्राम बनाते हो, लेकिन वो चल जाता है मोटरोला के प्रोसेसर के ऊपर भी। ये अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि मोटरोला का प्रोसेसर उसे अवेलेबिलिटी देता भी है, उसका आर्किटेक्चर के सम मॉडिफिकेशन करने की इजाजत देता भी है या नहीं देता, देन वो उसके ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ड इन फंक्शन से मुराद यह है कि हमें कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। तो आप प्रोड्यूस हो गया ना कोड, अब एक कोड है वो आपने 20 लाइनों का लिखना है, तो वो आपने बार बार लिखना है। तो इसका मतलब है कि अब आपको वो कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने स्क्वायर रूट लेना है किसी भी नंबर का, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, जो उसके पास पहले से सेव शुदा लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर बिल्ड इन फंक्शन पहले से मौजूद हो, उसको एक्सेस करेगा। उस के कोड पूरा उसे कंप्लीट कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उसे उसका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रोग्राम पहले से बना बनाया पड़ा हुआ उसको सिर्फ नंबर पास करेगा और उससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल के सामने आ जाएगा। इस तरह आपने कोई क्यूब निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी आपने काम करना है उसके अंदर बने बनाए बिल्ड इन फंक्शन मौजूद होते हैं। वो बिल्ड इन फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं। वो लाइब्रेरी फंक्शन के जरिए से आप उसे यूज करके आप आसानी से आंसर निकाल ले। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो प्रोग्राम है वो आपके टाइम को रिड्यूस कर देता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट हुआ इसका, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इससे क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कम लम्हे में तैयार होकर सामने आ जाता है। अगर हम वही काम करें कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाना है, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें ज्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि कोड बहुत लंबा लिखना पड़ेगा ना। वहाँ पे हमें बिल्ड इन फंक्शन भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शंस भी नहीं मिलेंगे। ये जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम जब मैं रन करूंगा आपके सामने टर्बो C++ के जो कंपाइलर है उसके ऊपर, तो वो वहाँ पे मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, बिल्ड इन फंक्शंस क्या है, बिल्ड इन फंक्शन कौन कौन से हम कैसे यूज कर रहे हैं उसे। ठीक है, वो फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। हम नहीं, ये नहीं कि हम फर्स्ट में नहीं करेंगे, फर्स्ट में मतलब 8 चैप्टर के अंदर भी है और 9 चैप्टर के अंदर भी मैं सारी इसकी प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा
होगा और आपके लिए वो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम, शॉर्टर प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम, बजाय इसके कि लेंथी प्रोग्राम लिखना पड़े, आप उससे थोड़े से प्रोग्राम के जरिए से छोटी 4-5 लाइनों के जरिए से आप एक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज शॉर्टर देन द रिटन इन लो लेवल। लो लेवल में देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एस लिखा है ना, तो एस का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो कोड होगा, स्टैंडर्डाइज कोड होगा, वो कौन सा है, ठीक है। स्मॉलर के लिए जो हम अपर केस के लिए और कोड होगा, लोअर केस के लिए एस का कोड और होगा। इसी तरह एच का हमें लेदा कोड लिखना पड़ेगा 1 और 0 की फॉर्म के अंदर। जब हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में डिफरेंस सीखेंगे ना, तो उस वक्त हम इसके बारे में जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें, बस वो इसी को ज़हन में रखें कि प्रोग्राम कैसे हमारा शॉर्ट हो जाता है। तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर आप हाई लेवल लैंग्वेज में भी इक्विवेलेंट टू द मैनी इंस्ट्रक्शन, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के इक्वल हो जाए। तो इसी तरह सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर ने अगर कोड लिख लिया है ना, तो वो दूसरा प्रोग्रामर भी आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। अगर किसी ने मशीन लैंग्वेज के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिखा है ना, तो वो दूसरे प्रोग्रामर के लिए समझना मुश्किल होगा, वो उसी प्रोग्रामर को पता होगा कि उसने क्या लिखा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रोग्रामर, अगर एक ने प्रोग्राम लिख लिया तो दूसरा प्रोग्राम उसकी जगह पे आकर रिप्लेस होता है, और रिप्लेस होकर वो उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करके उसमें अगर मॉडिफिकेशन करनी तो वो कर ले। इसी वजह से इसके प्रोग्रामर भी ज्यादा है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं है सीखना इस लैंग्वेज को, ये आसान लैंग्वेज है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को इनकरेज करती है कि ताकि मैं इसको इस जरिए से जल्दी से कोई काम कर लूं, बजाय इसके कि मशीन लेवल पे चले जाएं और मशीन लेवल पे बैठ के बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर। उस अब मशीन लैंग्वेज को सीखना या लो लेवल लैंग्वेज सीखना, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पुर्जा किस काम के लिए और कितने बिट स्टोर करवाता है और कैसे वो एग्जीक्यूट करवाता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है। तब हमें जाके समझ आती है कि हम आगे की तरफ कैसे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो डीप हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता, क्या जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर डीप हार्डवेयर नॉलेज नहीं। अब ये नहीं है कि ए प्रोग्रामर कैन राइट एन एफिशिएंट प्रोग्राम विदाउट डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, he can concentrate on solving the problem rather than concerning the human machine interacting, कि मशीन और इंसान आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसी प्रॉब्लम में अगर वो प्रोग्रामर जो है वो बिजी रहेगा तो वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हम जो प्रोग्राम सॉल्व करना है, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी के अंदर बड़े डाटा को आपने करना है, कैप्चर करना है या कुछ भी करना है, तो उसके वाले से फिर इतने ज्यादा डीप नॉलेज को आपको नहीं करना पड़ता, जाके सीखना पड़ता। आप सिर्फ क्या करते हो, आपको मशीन लैंग्वेज का कुछ भी इल्म नहीं है कि वो कैसे है, लेकिन आप क्या करते हो कि एक सिंपल लैंग्वेज सीखते हो और उसके जरिए से वही काम आप हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रिबोटिक्स वगैरह जब तैयार होते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार होती है, तो वो तब हमें मशीन लेवल पे जाके भी कुछ सीखना पड़ता है, वो बहुत एडवांस लेवल पे जाके हमें काम करना पड़ता है। लेकिन इसे लो लेवल इसलिए कहा जाता है मशीन लैंग्वेज को, क्योंकि ये आज मार्केट के अंदर इतनी यूजेबल नहीं है जितनी के हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं उसकी, ये सारे फायदे हैं जो मैंने आपको अभी तक डिस्कस। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये से आप लिख लें अपने पास या जैसे भी रखेंगे वैसे दूसरे भी मौत जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स के अंदर कहें कि मुझे ये आपका सोर्स कोड चाहिए एज ए नोट्स के तौर पे, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब देखें, ये मेरे पास एक सी लैंग्वेज का छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर प्रोसेस करने के बाद किस में, मशीन कोड के अंदर। अब जो कोड मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा वो मेरे पास सोर्स कोड बन गया, और सोर्स कोड इज ए प्रोग्रामिंग कोड होता है दैट हैज नॉट येट बीन कंपाइल्ड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर अभी कन्वर्ट नहीं हुआ होता, सिर्फ हमने प्रोग्राम को लिखा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड कहलाता है। जब वो कन्वर्ट हो जाता है कंपाइलर के जरिए से इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर या 0 और 1 की फॉर्म के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट कोड जो है इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू द कंपाइलर, ठीक है। जैसे इधर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हम किसी कंपाइलर के जरिए से इसको लिख लेते हैं, लेकिन इसे अंडरस्टैंड नहीं करती मशीन इस कोड को अंडरस्टैंड नहीं करती। ये भी कोड लिखा हुआ है, मशीन इसे अंडरस्टैंड नहीं करती, मशीन अंडरस्टैंड करती है 0 और 1 की फॉर्म में, और कंपाइलर क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सोर्स कोड इज रिटन इन हाई
लेवल लैंग्वेज और असेंबली। आप कहोगे कि असेंबली लैंग्वेज भी तो लो लेवल लैंग्वेज है, तो फिर इसके अंदर अब देखें, हमने लास्ट टाइम निमोनिक्स के बारे में पढ़ा। निमोनिक्स को भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी। अब वो असेंबलर था, असेंबलर भी क्या करता है, वो मशीन कोड के अंदर ही उसे कन्वर्ट करता है। तो जो असेंबली में कोड लिखा हमने, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा, वो भी सोर्स कोड ही है। और जब वो कन्वर्ट होकर 0 और 1 की फॉर्म में आता है, देन वो ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू द कंपाइलर। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड और ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखें, अब इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जबकि इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है कि ये हैश इंक्लूड std डॉट, चाहे इसका लॉजिक समझ में ना, लेकिन वो हम जैसे अब सीखेंगे आगे आस्ता आस्ता, तो आपको ये भी बड़ा इजी लगना शुरू हो जाएगा। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, ये देखें, हमने देखे हैं कि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं और ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि सोर्स कोड इज इजियर टू मॉडिफाई। अब इसमें मॉडिफिकेशन आपने करना है ना कुछ भी, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। इस कोड को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपना लॉजिक भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मशीन कोड लिख दिया तो आपको नहीं पता कि आपने इसको किस एल्गोरिदम या किस आर्किटेक्चर के मुताबिक लिखा। ये जो भी है, कल को आप मॉडिफिकेशन करना चाहो तो वो इंतहाई मुश्किल होगी। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड के अंदर थोड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं और उसको आसानी से आप मॉडिफाई भी करते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर आपको यहाँ पे आपने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसी कोड की। लेकिन हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर किसी न किसी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी एक सिंगल लाइन को क्या करता है, आगे मल्टीपल लाइंस में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट इज अ ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर कैसे वर्क करते हैं, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट करें, इसको पहले सीखें, समझें, तैयार करें, उसके बाद हम इंशाल्लाह कल आपको तीसरा लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।